यार किस वीक ना अगर निफ्टी ने एक रेड कैंडल बना दी तो लोग कहेंगे कि जो 20,000 पे जो निफ्टी 22,000 पे जो निफ्टी है वो गिर के 18,000 या 15,000 पे आ जाएगा। बट अगर अगले हफ्ते वापस अगर निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बना दी तो वही सेम लोग कहेंगे कि अभी इस लेवल से निफ्टी आने वाले टाइम में 25,000 30,000 जा सकता है। तो लोग है ना दोनों तरफ की बातें करेंगे, ठीक है। आप लोग को सुनना सबकी है लेकिन करना सिर्फ अपनी है। जो आपको अपने चार्ट पे दिख रहा है, जो आपको अपने डेटा पे दिख रहा है, ऑप्शंस चेन या चाहे आप जो भी डेटा यूज़ करते हो, उस पर जो आप लोग को दिख रहा है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो आप लोग को वैसा डिसीजन लेना चाहिए और उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। किसी के सुनने पे नहीं जाना चाहिए। और क्या मार्केट में चल रहा है एग्जैक्टली उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग मार्केट में अच्छा रिटर्न्स ले सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डेफिनेटली देखेंगे कि निफ्टी क्या सच में ब्रेकआउट कर सकता है या ब्रेक डाउन कर सकता है, कौन से वाले लेवल हम लोग को देख सकता है आने वाले टाइम में। और साथ ही साथ हम लोग डाउ जोन्स को भी देखेंगे क्योंकि डाउ जोन्स भी एक इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि जो डाउ जोन्स में या यूएस मार्केट में होगा वो ही कहीं ना कहीं ओवरऑल वर्ल्ड के मार्केट में फॉलो करता है। स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा वैसे फॉलो होता है। हालांकि कुछ टाइम से पिछले 2 4 6 महीनों से इतना ज़्यादा फॉलो नहीं हो रहा है, बट फिर भी हम लोग को देखना ज़रूरी है क्योंकि डाउ जोन्स भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है। और साथ ही साथ इंडिया की तरह यूएस में भी इसी साल इलेक्शंस है, तो उधर भी थोड़ा सा गर्मा गर्म माहौल चल रहा है, तो वो हम लोग को देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे मार्केट में ना जब भी ऐसे साइडवेज मार्केट होता है या ऐसा इनडिसाइसिव मार्केट होता है, तो ऐसे मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टिंग के लिए फिर भी हम लोग को स्टॉक्स मिल जाते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब मार्केट ओवरऑल मार्केट ही मोमेंटम नहीं कर रहा है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली मोमेंटम करते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग को मोमेंटम की ज़रूरत है। बट अगर हम लोग को ऐसे मार्केट में अगर हम लोग को कुछ स्टॉक्स मिल जाते हैं जो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऑलरेडी चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में अगर निफ्टी या ओवरऑल मार्केट अगर जब ब्रेकआउट करेगा तो ये स्टॉक्स का बाकी सारे स्टॉक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से भाग सकते हैं। तो चलिए गाइस, ये वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ 5 से 6 ऐसे स्टॉक्स जिसमें आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और जो आखिरी स्टॉक है वो एक आईटी का स्टॉक है। वो स्टॉक को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो स्टॉक में अभी मोमेंटम आया नहीं है, बट वो इन्वेस्टिंग के हिसाब से, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग निफ्टी का ये जो चार्ट है हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो आप देख रहे हो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो दो लेवल्स है, ठीक है, मैं पिछले 5 6 या 7 8 वीडियो से, मतलब मोटा मोटी में अगर 2 3 महीनों के आसपास या शायद ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए रहेंगे कि मैंने ये लेवल्स आपके साथ शेयर करे थे। और मैंने आप लोग को बताया था कि जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होगा, 21,700 का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक मार्केट में कोई गिरावट नहीं है, ठीक है। 22,500 का जो रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मार्केट में कोई हम लोग को एक बुलिश मोमेंटम नहीं दिख सकता है। अभी आप देखोगे तो एक रेंज में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज कब तक ख़त्म होगी किसी को नहीं पता। बट मेरा अंदाज़ा ये है कि जब तक इलेक्शंस चल रहे हैं इंडिया में, जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग का बस 15 18 दिन बचे हैं, तब तक इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद मार्केट थोड़ा रिएक्ट करेगा और सेटल होते होते जून के एंड तक मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट एक सेटल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जुलाई से मार्केट में हम लोग वापस नया मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, चाहे फिर वो बेरिश हो या बुलिश हो, ठीक है। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप में से कोई भी ऑप्शंस ट्रेडिंग अभी शुरू करना चाहता है या जस्ट नया नया शुरू करा है, तो आप कुछ दिन ऑप्शन से दूर रहिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों से आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप कैश में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच सकते हैं, बट अभी ऑप्शन से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि काफ़ी बार ये देखा गया है रिसेंट टाइम्स में कि 10 रुपये का प्रीमियम बढ़ के सीधा 200 रुपये हो जाता है, फिर वो वापस हो गिर के 10 रुपये हो जाता है। तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा लोगों के लॉसेज हो रहे हैं। आप यूट्यूब पे भी देखोगे या ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जिधर भी आप देखोगे कि काफ़ी सारे जो प्रो ट्रेडर्स है वो लोग का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। इनफैक्ट मैंने काफ़ी टाइम से मैंने ऑप्शंस अभी मैं कर ही नहीं रहा हूँ पिछले 3 4 महीनों से, क्योंकि जब से मुझे दिख रहा है कि मार्केट में ऐसा उथल पुथल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं स्विंग ट्रेडिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा। ऑप्शंस में मैं अभी नहीं एंटर कर रहा हूँ। ऑप्शंस में मैं जून जुलाई के बाद जैसे मुझे थोड़ा सा दिखेगा मार्केट सेटल्ड हो चुका है फिर से, तो मैं फिर से री एंट्री करूँगा ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये तो हो गया निफ्टी का चार्ट। जैसे कि मैंने आप लोग को ये बताया था कि ये दो लेवल्स के ऊपर नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक मार्केट एक इंडिसाइसिव मोड में है। अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे ना ये बहुत रेयर होता है कि 5 मंथ में निफ्टी ने
या कोई भी मेजर इंडेक्स ने ऐसे डोजी या स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाता है। अगर आप देखोगे सबसे पहले इधर ये जो फेबररी का मंथ था, इधर सॉरी जनवरी में हम लोग को एक डोजी कैंडल मिली, उसके बाद फेबररी में स्पिनिंग टॉप, फिर उसके बाद मार्च में स्पिनिंग टॉप, और उसके बाद अप्रैल और मई में अभी थोड़ी सी क्या कहते हैं हम लोग, एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल्स है, बट फिर भी ये मोटा मोटी एक हिसाब में वही कैंडल्स हो जाती है। मतलब उसके अंदर जैसे बड़ी बड़ी बॉडी वाली कैंडल नहीं, जैसे आप देख सकते हैं मार्कुज कैंडल है, ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल्स है, तो ऐसी कैंडल्स नहीं बन रही है, चाहे फिर वो रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने, मतलब मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, तो वैसा अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है मार्केट में पिछले 5 महीने से। ठीक है, तो इसीलिए ना अभी मार्केट से, जैसे कि मैंने कहा, ऑप्शंस ट्रेडिंग से, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से अभी थोड़ा सा हम लोग दूर रहेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट इलेक्शंस अभी खत्म हो गया। अगर हम लोग 15-20 दिन, 1 महीना अगर दूर रहेंगे तो ज़्यादा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। हम लोग को अपना कैपिटल प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा जो चार्ट देखते हैं वो देखते हैं अपना बैंक निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का भी है ना, ये सेम लेवल मैंने 3-4 वीडियो पहले मैंने शेयर करे थे। जब मैंने निफ्टी का लेवल शेयर करा था तभी मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स मार्क करे थे, 48,200 के और 45,120 के। ठीक है, बट ये जो ट्रेंड लाइन है, मैंने 3-4 वीडियो पहले ही बताया था कि ये ट्रेंड लाइन के सहारे बैंक निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम करते करते ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या मालूम है, अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोरिलेशन अगर आप लोगों को पता होगा, तो ये आप लोगों को पता होगा कि बैंक निफ्टी अगर बढ़े, मतलब निफ्टी को बढ़ने के लिए बैंक निफ्टी, आईटी, रिलायंस, इन तीनों का चलना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अभी बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप देखोगे इधर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना के ऊपर ऊपर जा रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम लोग निफ्टी का जो चार्ट देखेंगे, अगर निफ्टी का हम लोग ये चार्ट इधर से देखेंगे तो आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ना, ये एक पियर्सिंग कैंडल है, यानी कि एक रेड कैंडल हुआ और उसका 50% से ज़्यादा निफ्टी की दूसरी ग्रीन कैंडल ने उसको पियर्स कर दिया, यानी कि ये भी एक बुलिश मोमेंटम की तरफ टिल्ट कर रहा है। लेकिन जब तक, जैसे कि मैंने कहा कि जब तक हमारे लेवल्स ब्रेकआउट नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ भी इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते कि अभी मार्केट एग्जैक्टली बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, तो वही अगर बैंक निफ्टी, जैसे कि अगर ये बुलिश चार्ट पैटर्न बना रहा है, निफ्टी में कैंडल स्टिक के हिसाब से बुलिश मोमेंटम है, तो आने वाले टाइम में हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, रिलायंस अगर अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक करेगा अपने लेवल्स को, आईटी अगर अच्छा मोमेंटम देगा, पिछले हफ्ते आईटी ने एक्चुअली अच्छा मोमेंटम दिया है काफ़ी टाइम बाद, तो आईटी ने अगर अच्छा मोमेंटम दिया तो डेफिनेटली निफ्टी आने वाले टाइम में 25,000 पहुंच सकता है, बट वो तो है बात की बात। अभी हम लोग देखते हैं डाउ जोन्स का। अभी आप ये देख रहे हो डाउ जोन्स का चार्ट। अभी डाउ जोन्स के चार्ट में ना कितनी एक मतलब अगर हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो बहुत ही क्लियर तरीके से हम लोग को पता चल रहा है। अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो डाउ जोन्स ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने लगातार पिछले साल एक अच्छा मोमेंटम दिया, सॉरी यही साल में एक अच्छा मोमेंटम दिया, 2023 से शुरू होकर मार्च तक अच्छा मोमेंटम दिया। उसके बाद अप्रैल में बड़ी गिरावट आई और उसके बाद वापस डाउ जोन्स ने उस लेवल को फिलहाल ब्रेक कर दिया है मई के मंथ में, जो कि अभी तक चल रहा है डेफिनेटली। अभी कुछ 10-11 दिन बचे हैं ट्रेडिंग के। अभी अगर इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेक करता है डाउ जोन्स, ठीक है, सस्टेन कर पाता है, जो कि उस तरफ 40,000 का लेवल है, अगर डाउ जोन्स इसको ब्रेक कर पाते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे यूएस मार्केट में भी एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और यूएस मार्केट में भी मोमेंटम आएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में भी और स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट आने वाले टाइम में बुलिश हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तीसरा इंडिकेशन हो गया कि आने वाले टाइम पे मार्केट ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं। तो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो मेरे हिसाब से 60-40 में 60% में बुलिश की तरफ थोड़ा प्रेफर करूंगा और 40% थोड़ा बेरिश की तरफ, क्योंकि हम लोग को दोनों साइड के हिसाब से हम लोग को पॉइंट ऑफ व्यू अपना बनाना चाहिए। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग देख। तो पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अभी इंडसइंड बैंक में खास बात क्या है, ठीक है, ये वाला स्टॉक तो मैंने आपको पहले भी काफ़ी एक बहुत पहले एक वीडियो में मैंने दिया था। ठीक है, और यही जो लेवल्स है ना, जो 1566, 1694, यही सारे लेवल्स मैंने आप लोग को बताया था। डेफिनेटली हम लोग के जो टारगेट से भी ऑल मतलब टारगेट्स अचीव करके वापस इंडसइंड बैंक गिर रहा है। लेकिन अभी इसके अंदर खास बात क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी अगर आप देखोगे, इधर मैं थोड़ा पीछे लेके आया तो आप देख सकते हो इधर एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ठीक है, आप इधर थोड़ा और पीछे लेके आता हूँ, आप देख सकते हो इधर ये काफ़ी अच्छा पुराना एक सपोर्ट लेवल है। अगर मैं इसको और भी पीछे ट्रैक करूँ 2019 से या उसके पीछे भी थोड़ा जाऊँ तो कहीं ना कहीं 2018 से ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल चल रहा है, जो कि है समवेयर अराउंड 1400 के आसपास का। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी है ना, ये ट्रेंड लाइन के सहारे भी इंडसइंड बैंक एक अच्छे सपोर्ट ले लेके, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेके अच्छी तरह ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये ट्रेंड लाइन की भी स्टार्ट हुई थी समवेयर अराउंड 2020 में, यानी पिछले 4 साल से
इस ट्रेंड लाइन को अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो लेवल है, जो एक सपोर्ट जोन है, उसको एक अच्छा लेवल मिल रहा है। ऑब्वियसली उसके नीचे मार्केट गया था, और इंडसइंड बैंक गया था, उसको फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, बट वो जो सपोर्ट जोन है अभी के लिए, वो एक की लेवल है, आप मान सकते हो। दूसरा, अगर आप देखोगे इंडसइंड बैंक ने ना अभी इधर एक डोजी कैंडल बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, और डोजी भी, और ऊपर से ये एक, अगर आप दोनों साइड की विक देखोगे तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है। एक होती है नॉर्मल डोजी जिसका जो बॉडी और विक है वो एकदम प्लस जैसा, जैसा हमने कहा प्लस का साइन होता है वैसा बनता है। और दूसरी होती है ग्रेवस्टोन डोजी, जिसके अंदर जो डोजी का जो बॉडी होता है वो एकदम नीचे की तरफ होता है, ठीक है। मैं आप लोग को ड्रॉ करके बता देता हूँ। वो देखो कुछ ऐसे होता है, ये होता है ग्रेवस्टोन डोजी। और ये जो डोजी बना है, जो इधर इंडसइंड बैंक ने बनाया है, ये होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। तो अभी जैसे डोजी, तो टू बी ऑनेस्ट एक न्यूट्रल कैंडल ही माना जाएगा, चाहे तीनों में से कोई भी डोजी बनी हो। बट सिर्फ थोड़ा सा, अगर हम लोग, जैसा मैंने निफ्टी के मामले में कहा कि 60-40 होता है, वैसे ही ये वाली जब डोजी बनती है, ये वाली जो ग्रेवस्टोन डोजी बनती है, तो इसके अंदर थोड़ा सा ये ज़्यादा माना जाता है कि बेरिश मोमेंटम ज़्यादा रहेगा। और ये वाली डोजी में ये ऐसा होता है कि आने वाले टाइम पे बुलिश मोमेंटम ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, या उसी कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक ने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है, और साथ ही साथ इधर 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होता है, और अगर इधर यहाँ पर, अगर यहाँ पर मान लो एक ग्रीन कैंडल ऐसी कुछ बन जाती है, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, तो ये जो है ना, ये भी एक ट्रिप मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश मोमेंटम है, 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा मतलब बुलिश मोमेंटम है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो एक बुलिश मोमेंटम है। साथ ही साथ उधर एक की लेवल एरिया है, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं इंडसइंड बैंक के लिए आने वाले टाइम पे मोमेंटम करना, ठीक है। तो अगर ये ऐसा होता है, तो हम लोग को डेफिनेटली आने वाले टाइम पे 1566 और 1694 के ऐसे दोनों लेवल्स मिल सकते हैं, और शायद उसके ऊपर भी इंडसइंड बैंक जा सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। अभी जो दूसरा स्टॉक है ये मारिको। अभी मारिको पे आप देखोगे तो ये एक लेवल मैंने ऑलरेडी इधर बना के रखा था, मतलब ये जो चार्ट पैटर्न, ये फॉलिंग वेज एक पैटर्न है, ठीक है। अगर आप में से किसी को नहीं पता होगा तो फॉलिंग वेज पैटर्न, इसके ऊपर मैंने शायद वीडियो नहीं बनाया, आने वाले टाइम पे वीडियो बना दूंगा। बट इसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि मैं कुछ अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा था, तो उसके लिए मैंने बनाया था। मैं बस अभी भी और टेस्ट कर रहा हूँ, तो जब मुझे लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। बट अभी इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है, अभी आप देखोगे कि मारिको ने एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद इस लेवल पे, जो कि 607 के लेवल को 2021 पे टेस्ट करा था, उसके बाद उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और काफ़ी टाइम से नीचे ही ट्रेड कर रहा था। उसके बाद दो बार ही ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास आया, अगस्त 2023 में, और उसके बाद अक्टूबर 2023 में, बट नहीं ब्रेक कर पाया। पिछले महीने, सॉरी इसी महीने, अगर हम लोग मई में बात करें, फर्स्ट वीक ऑफ में ऑलमोस्ट उस लेवल के पास पहुंचा, ठीक है। और उसके बाद अभी भी ऐसा नहीं कि मारी को नीचे गिर गया है, ठीक है, उसी लेवल के पास है। बट ब्रेक करने के लिए ना, मारिको को मेरे हिसाब से इधर एक साइडवेज मोमेंटम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी और स्पिनिंग और बाकी डोजीज़ के बारे में, ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में जब बताया, तो ये भी आप देखोगे तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो ये कहीं ना कहीं एक बेरिश कैंडल होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मारिको यहाँ पर से इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, मतलब कुछ टाइम अगर कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट करता है तो आने वाले टाइम में मारिको में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और अगर गिर गया तो डेफिनेटली हम लोग के वॉच लिस्ट से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हम लोग स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर ब्रेकआउट आना ही चाहिए, और हमारे जो लेवल्स है वो 100% काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर 100% काम करते तो मैं ये वीडियोज़ नहीं बनाता रहता, मैं शायद किधर पार्टी वार्टी क्लबिंग वबिंग करता, कुछ भी करता, तो वैसा होता है। तो इसके लिए हम लोग को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचना चाहिए। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे लेवल पर दिख रहा है हमारे को भी। अभी हम लोग जो तीसरा स्टॉक है ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये है सरला परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक काफ़ी टाइम बाद ब्रेकआउट कर रहा है। आप देखोगे, इसका मैं मंथली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम अगर मैं ओपन करूँ, आप देख सकते हो पिछली बार ये स्टॉक इस लेवल पे आया था 2016 में, जनवरी 2016 में। उसके बाद एक आप देखोगे एक बड़े टाइम फ्रेम पर, ठीक है, एक बड़े टाइम फ्रेम पर ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ बना रहा है। आप इधर देखोगे, ठीक है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ठीक है। और बड़े टाइम फ्रेम पर जब भी कोई ऐसे पैटर्न्स बनते हैं ना, 99% टाइम वो सक्सेसफुल होते हैं। 99% टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट 90% टाइम यूजुअली सक्सेसफुल हो जाते हैं। और अभी आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो इधर आप ब्रेकआउट दिख रहा है, बट अभी तक मंथ खत्म नहीं हुआ है। बट अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे
तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक प्रॉपर ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। और ये जो लेवल है ये है 91 रुपीज़ का लेवल। अभी अगर ये इधर से अगर स्टॉक को मोमेंटम करना है, ठीक है, वापस मंथली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। अगर आप लोग ने मेरा कोई भी पिछला वीडियोस देखा होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसके ऊपर मैंने आपको ये रेंज कैलकुलेशन मेथड ऑलरेडी सिखाया है कि ये जो भी डेप्थ है इसको आप कैलकुलेट कर लो और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर डाल दो। अगर हम लोग ब्रेकआउट लेवल के ऊपर डालते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो लेवल आ रहा है 175 का आ रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अभी ऑलमोस्ट स्टॉक के पास डबल होने तक का मोमेंटम बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है सरला परफॉर्मेंस पे, तो आप इसके ऊपर ध्यान रख सकते हो डेफिनेटली। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता देता हूँ कि जो भी मैं स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं मेरे अंदाजे से डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, मेरे कैपिटल के हिसाब से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। इसमें आप खुद का एनालिसिस कीजिए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि हज़ार लोग हज़ार अलग चीज़ें बोलेंगे, आप लोग को वही करना है जो आपका आपका चार्ट कह रहा है, आपको आपका एनालिसिस कह रहा है। मैं भी आप लोग को 50 स्टॉक बता दूं, ज़रूरी नहीं उसमें से 50 के 50 स्टॉक चलेंगे, ठीक है। या उसमें से 40 स्टॉक अगर चल भी गए तो उसमें से मैं कहाँ एंट्री लूँगा, कहाँ एग्जिट लूँगा, वो मुझे ही पता है, वो आप लोगों को नहीं पता है। तो आप मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से या किसी के भी रिकमेंडेशन के हिसाब से स्टॉक्स लेते हो तो आप लोग को ये नहीं पता कि वो बंदे का बिना एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, एंट्री स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल नहीं करना। आप हमेशा स्टॉक्स, ठीक है, आप ढूंढने के लिए, फिल्टर आउट करने के लिए देख सकते हो वीडियोस, बट उसके बाद आप खुद का एनालिसिस करना, खुद के हिसाब से देखना कि ये स्टॉक आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से फिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, तभी जाके आप ये सब स्टॉक्स में बाय या सेल करना। बाकी मैं आप लोग को बता दूं, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल देख के ही ट्रेड करना, ठीक है। अभी हम लोग के दूसरे स्टॉक पे बढ़ते हैं, वो है जाइडस वेलनेस। अभी जाइडस वेलनेस की तरफ अगर आप देखोगे तो जाइडस वेलनेस है ना काफ़ी एक अच्छा क्या कहते हैं पैटर्न बना रहा है, ठीक है। मैं इसको पहले वीकली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ये एक अच्छा पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखोगे ना तो इधर एक कहीं ना कहीं जाइडस वेलनेस ने कंसोलिडेट कर रहा था। अभी आप देखोगे ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, और इधर एक सप्लाई जोन है। अभी ये जो लेवल है, ये जो लेवल की तरफ अभी चल रहा है, ये 1772, सॉरी 1777, अभी इस लेवल के पास है ना, ये एक सप्लाई जोन है। इधर से यूजुअली जाइडस गिर जाता है, ब्रेक करने की कोशिश करते गिर जाता है। अभी आप देखोगे एक बार, दो बार, तीन बार, और ये चौथी बार अभी आया है इस लेवल को ब्रेकआउट करने का। अगर मान लो अभी ये ब्रेकआउट करता है तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप लोग अभी थोड़ा सा वो होते रहेंगे कि मतलब अगर ब्रेकआउट कर तो मैं ट्रेड क्यों नहीं करूँगा। रीज़न बिकॉज मैंने ये भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में मेरे बता चुका हूँ कि आप देख सकते हो इधर 6 7 8 लगातार ग्रीन कैंडल्स है। यहाँ पर मुझे अपना स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पर भी आप देखोगे लगातार रेड कैंडल थी और उसके बाद जैसे एक डोजी कैंडल है वैसे ही सीधा मार्केट पलट गया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अभी यहाँ पर भी अगर मान लो डोजी कैंडल आएगी तो वापस जाइडस वेलनेस नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो जब तक अगर मुझे डोजी कैंडल या इधर मार्केट और एक दो हफ्ता थोड़ा इधर साइडवेज वेलनेस अगर थोड़ा एक दो हफ्ता अगर साइडवेज मोमेंटम नहीं देता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं एक बार साइडवेज वेलनेस में एंट्री ले सकता हूँ। अगर वो बिना साइडवेज मोमेंटम के या बिना कोई एक्सक्यूज़ मी, अगर पुल बैक के अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। चाहे फिर वो इधर 1700 से लेवल से ज़्यादा 2500 पे भी क्यों ना चला जाए, मैं स्टॉक्स को अपने रडार से हटा दूंगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि मेरा ट्रेडिंग प्लान, मेरा ट्रेडिंग सेटअप अलग तरीके से है। तो ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है, मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। डेफिनेटली आप आपका ट्रेडिंग प्लान, अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से आप अपना एंट्री एग्जिट बना सकते हो। और इसके जो टारगेट लेवल्स है वो है इसके बाद 2223 और उसके बाद 2483, ठीक है। और ये मैंने रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यही लेवल आएगा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट ऑब्वियसली इसका जो रिसेंट ऑल टाइम हाई है वो होगा, ठीक है। अभी हम लोग आप लोग का दूसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं, ISMT लिमिटेड, ठीक है। अभी इस स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। मैं मंथली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर आप जाओगे तो आप देखोगे ये स्टॉक 2008 के बाद इस लेवल पे आया है, ठीक है। ISMT लिमिटेड, इसने IPO करा था कुछ ये लेवल पर 93 94 के आसपास, ठीक है। और इसका जो IPO था 2007 में हुआ था। कुछ 2 4 6 महीने मोमेंटम देने के बाद फिर उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, और उसी ग्रीन कैंडल के बाद अगले महीने यानी कि जनवरी 2008 में एक रेड कैंडल के साथ ISMT गिरता ही गया। पुल बैक लेने की कोशिश किया, नहीं कुछ कर पाया। बट इधर आप देखोगे जैसा कि मैंने अभी जाइडस के टाइम पे कहा कि
सप्लाई और डिमांड जोन होता है, तो ये जो था ये था डिमांड जोन, ठीक है। तो इस डिमांड जोन में काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ। मैं इधर एक बार वॉल्यूम भी ओपन करके दिखा देता हूँ, मुझे देखना है वॉल्यूम है कि नहीं इसके अंदर। परफेक्ट, मैंने वॉल्यूम देखे नहीं थे वीडियो बनाने से पहले। तो आप देख सकते हो कि इधर भी अच्छे वॉल्यूम के साथ आप देख सकते हो, जब जब अच्छे वॉल्यूम आए तब तक बड़ी कैंडल भी बनी है। इधर भी आप देखोगे एक अच्छा वॉल्यूम आया तो इधर भी एक बड़ी कैंडल बनी, और ये वॉल्यूम्स भी अभी अभी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर पहले वॉल्यूम्स नहीं थे, यानी कि शायद जो बड़े प्लेयर्स थे वहाँ पर उसमें से कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो लोग एक्यूमुलेट कर रहे थे स्टॉक्स, लेकिन अभी शायद से कुछ और ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इधर अभी वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ प्राइस भी उसका अपने आप मतलब वॉल्यूम्स के साथ साथ प्राइस भी अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। तो अभी अगर ये जो स्टॉक है ISMT अगर 134 का लेवल ब्रेक करता है, जो कि इसका रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करता है और अगर हम लोग इसका रेंज कैलकुलेशन मेथड अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो कहीं ना कहीं इसका जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 269, यानी यहाँ से ये स्टॉक डबल होने की पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है। 134.5 से 216 एग्जैक्ट डबल हो रहा है, 269.90 के आसपास के लेवल है, तो ये डबल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो ये लिटरली मतलब हम लोग इस स्टॉक में 100% गेंस ले सकते हैं, ठीक है। और अगर अगर जैसे कि मैंने जाइडस के टाइम पे बताया कि अगर इसके अंदर पुल बैक होके ब्रेकआउट करेगा तो ये ज़्यादा अच्छा बात है। अगर पुल बैक होके ब्रेकआउट नहीं करेगा तो भी इसके अंदर हम लोग एटलीस्ट मैं कुछ क्वांटिटी का एंटर ले सकता हूँ। रीज़न बिकॉज क्योंकि ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, ठीक है। और उसके बाद इस पे जाइडस में कैसा 8 हफ्ते लगातार ग्रीन कैंडल बना है, इधर तो सिर्फ 2 ही हफ्ते लगातार ग्रीन कैंडल बना है, तो तीसरे हफ्ते ग्रीन कैंडल बना सकता है, ठीक है। और अगर पुल बैक अगर लेके करेगा तो मैं 50-60% क्वांटिटी के साथ इंटर करूँगा, और उसके बाद अगर मान लो ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक लेके फिर ब्रेक करता है तो फिर तो मैं 100% क्वांटिटी के साथ एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ट्रेडिंग प्लान। अभी हम लोग जो आखिरी स्टॉक है वो है इन्फोसिस, ठीक है। अभी ये जो स्टॉक है इस स्टॉक को मैं क्यों इतना अपने रडार में रख रहा हूँ, ठीक है। पहले बात तो दो रीज़न है मेरा रडार में रखने का, क्योंकि अभी IT सेक्टर, जैसे कि मैंने उस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि निफ्टी को अगर चलना है तो बैंक निफ्टी, रिलायंस और IT सेक्टर का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और IT में एक मेजर प्लेयर है इन्फोसिस, ठीक है। और IT ने पिछले हफ्ते एक अच्छा मूव भी दिया, तो मुझे थोड़ा सा कन्विक्शन आ रहा है कि IT में वापस एक मोमेंटम आ सकता है। और साथ ही साथ IT के अलावा मुझे एक फार्मा सेक्टर पे मुझे थोड़ा अच्छा ध्यान लग रहा है बाकी सारे सेक्टर्स के अलावा, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स या तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं या तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम कर चुके हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर मुझे ज़्यादा क्यों फेवरेबल लग रहा है इन्फोसिस, इन्फोसिस के अलावा मुझे दूसरा स्टॉक एक फेवरेबल लग रहा है, वो है विप्रो, ठीक है। अभी विप्रो के बारे में तो आप खुद अपना जाके एनालिसिस कर सकते हो, बाकी इसका मैं एनालिसिस में बता रहा था कि मुझे मेरे ये रडार में क्यों है फिलहाल, ठीक है। अभी मैंने इस पर कोई बाय या सेल मतलब ये नहीं सोचा हो कि मैं अभी बाई करूँगा अभी सेल करूँगा, बट मेरी नज़र रहेगी स्टॉक पर, बेसिकली मेरा कहने का वो मतलब है, ठीक है। अभी इन्फोसिस का आप देख सकते हो कि ये बहुत ही की लेवल चल रहा है, ठीक है। और एक की लेवल के पास ही इधर मल्टीपल डोजेस भी बना है। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो एक की लेवल के पास है ना एक अच्छा एक मल्टीपल डोजी सेटअप भी बन रहा है, और उसके बाद इधर एक ग्रीन कैंडल भी बना है। और अगर आप देखोगे इधर ही 200 डे मूविंग एवरेज भी है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पर 200 डे मूविंग एवरेज, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर, चाहे वो मंथली टाइम फ्रेम हो, क्वार्टरली टाइम फ्रेम हो, ईयरली टाइम फ्रेम हो, वीकली टाइम फ्रेम हो, इस पर अगर जो बड़े मूविंग एवरेजेस होते हैं ना, 200 डे मूविंग एवरेजेस, या कोई अगर 100 डे मूविंग एवरेज यूज़ करता है, जो भी है 400 डे कोई लोग करते हैं, तो जब भी ऐसे मूविंग एवरेजेस, बड़े मूविंग एवरेजेस बड़े टाइम फ्रेम पर अगर सपोर्ट लेते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मोमेंटम करते हैं बुलिश साइड के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे इधर कितने दिन से इन्फोसिस गिर रहा था, आप देख सकते हो कितने टाइम से इन्फोसिस गिर रहा था, फरवरी 2024 से गिर रहा था, और उसके बाद डायरेक्टली 50 डे 200 मूविंग एवरेज के पास में ही आके सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट उधर एक रेंज में घूम रहा है, नीचे और नहीं गिरा है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। और उसके बाद जो की लेवल है वो एक दूसरा रीज़न है। साथ ही साथ जो निफ्टी का सेक्टर, IT का जो सेक्टर है उसमें मुझे ये एक अच्छे लेवल पर दिख रहा है, वो एक और एक रीज़न है, ठीक है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है मालूम है, मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप देखोगे इधर अभी 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के पास ही जस्ट आया है। इसके पहले आप देखोगे जब भी 200 डे मूविंग एवरेज के पास होता है कितना अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक है। उसके पहले आप देखोगे 200 डे मूविंग एवरेज के पास है और कितना अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक है। इधर 200 मूविंग एवरेज के पास है, कितना अच्छा मोमेंटम मिला,
ठीक है, फिर 200 मूविंग एवरेज कितने ऊपर तक गया मार्केट, ठीक है, इन्फोसिस। तो इसीलिए ये एक है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक ग्रैब अपॉर्चुनिटी है इन्फोसिस में हम लोग के लिए। अगर मतलब डेफिनेटली अभी तक इसके ऊपर एंट्री मेरे प्लान के हिसाब से अभी तक एक्टिवेट हुई नहीं है। मैं इसको रडार में रखूंगा, और अगर आने वाले टाइम पे मुझे कोई अच्छा एक पैटर्न दिखता है, कोई अच्छा कंसोलिडेशन होने का अगर मुझे ब्रेकआउट दिखता है, तो डेफिनेटली मैं इन्फोसिस में अपनी एंट्री बना सकता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको इनमें से कौन से स्टॉक बढ़िया लगे। और आपके पास कोई और स्टॉक है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो।